यहाँ आपसे बात कर रहा है आपका दोस्ताना पड़ोसी, साइंस का दीवाना। आपने कभी सोचा कि हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में सब कुछ जानते हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हमें एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। और हाँ, यह सरप्राइज प्लेनेट के साइज का हो सकता है। तो सोचिए, हमारे पास 8 प्लेनेट्स हैं जिन्हें हम जानते और प्यार करते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि वहाँ एक और छुपा हुआ दानव हो सकता है, प्लेनेट 9। और नहीं, हम यहाँ प्लूटो जैसे किसी छोटे ग्रह की बात नहीं कर रहे हैं। यह तो एक बड़ा बवंडर है, संभवतः पृथ्वी के 10 गुना ज्यादा मास वाला और 4 गुना बड़ा। अब आप सोच रहे होंगे, हम इतनी बड़ी चीज को कैसे मिस कर सकते हैं? बढ़िया सवाल। प्लेनेट 9 शायद सूर्य से लगभग 600 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर कहीं छुपा हुआ है। संदर्भ के लिए, यह बहुत दूर है। हमारा सबसे दूर का साथी नेपच्यून भी सिर्फ 30 आउ दूर है। यह कुछ ऐसा है जैसे आपके घर में एक गुप्त कमरा हो जिसे आपने कभी नोटिस नहीं किया हो। चलें 2016 में, जहां 2 आधुनिक समय के खगोलविद कॉन्स्टेंटिन बेटिगेन और माइकल ब्राउन ने इस पर ध्यान दिया। अब माइकल ब्राउन खगोलीय समुदाय में पहले से ही मशहूर हैं, वही शख्स जिसने प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट में डिग्रेड करने में अहम भूमिका निभाई थी। हाँ, प्लूटो उनसे ज्यादा खुश नहीं है। इन दोनों होशियार दिमागों ने प्लेनेट 9 के लिए एक मजबूत केस बनाया। उन्होंने देखा कि कुछ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, जो नेपच्यून से भी दूर थे, अजीब तरह से मूव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखा दानव उनके ऑर्बिट्स को सटली ट्वीक कर रहा हो। इसे कुछ इस तरह समझिए, जैसे कोई कॉस्मिक पपेटियर इन दूर दराज के एस्टेरॉइड्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स की स्ट्रिंग्स को इनविजिबली खींच रहा हो। मजेदार है ना? अब आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी चीज को हम इतने समय तक कैसे मिस कर गए? बढ़िया सवाल। हमारी मिस्ड कनेक्शंस की कहानी शुरू होती है एक सदी पहले पर्सिवल लोवेल के साथ। लोवेल, जो बहुत अमीर थे, ने अपने लिए एरिज़ोना में एक शानदार ऑब्जर्वेटरी बनवाया। वह पूरी तरह से आश्वस्त थे कि वहां बाहर एक और प्लेनेट है। उन्होंने इसे प्लैनेट एक्स नाम दिया, जो यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिट्स को प्रभावित कर रहा था। उन्होंने इस सेलेस्टियल हाइड एंड सीक में सालों बिताए, लेकिन इल्यूसिव प्लैनेट एक्स को कभी नहीं ढूंढ पाए। 1930 में क्लाइड टॉम्बो ने लोवेल की ऑब्जर्वेटरी का उपयोग करके प्लूटो को खोज निकाला। जश्न मनाया गया। अंततः उन्हें वह नया प्लेनेट मिल गया जिसकी वे तलाश कर रहे थे, या ऐसा उन्होंने सोचा। लेकिन जल्दी ही खगोलविदों को पता चला कि प्लूटो तो कॉस्मिक पिपस्क्वीक है, हेवीवेट कंटेंडर नहीं। फिर 1978 में चीजें तब दिलचस्प हो गई जब प्लूटो के मून चरण की खोज हुई। इसने खगोलविदों को प्लूटो का मास एक्यूरेटली कैलकुलेट करने का मौका दिया और वे चौंक गए। प्लूटो तो हमारी अपनी मून के मास का सिर्फ 1/6 निकला। स्पष्ट था कि प्लूटो के पास इतना oomph नहीं था कि वह यूरेनस और नेपच्यून को उनकी प्रेडिक्टेड पाथ से हटा सके। तो अगर प्लूटो वह मिस्ट्री टगर नहीं था, तो फिर क्या था? एंटर वॉयेजर 2 इन 1989। इस साहसी स्पेसक्राफ्ट ने नेपच्यून के पास से गुजरते हुए हमें एक और सरप्राइज दिया। हमने नेपच्यून के मास को गलत तरीके से कैलकुलेट किया था। सही मास के साथ इक्वेशंस में नेपच्यून और यूरेनस वहीं थे जहां उन्हें होना चाहिए था। किसी मिस्टीरियस प्लैनेट एक्स की जरूरत नहीं थी। ऐसा लगा जैसे प्लैनेट एक्स सागा का अंत हो गया। लेकिन ठहरिए, पिछले दशक में प्लैनेट 9 के विस्पर्स फिर से उठने लगे। बेटिगेन और ब्राउन की खोजों ने इस कॉस्मिक मिस्ट्री को फिर से जिंदा कर दिया। हालांकि लोवेल की वाइल्ड गूस चेज एक गलत आधार पर आधारित थी, लेकिन आधुनिक ऑब्जर्वेशंस ने यह सुझाव दिया कि हो सकता है वह कुछ सही भी सोच रहे हों। यह कुछ ऐसा है जैसे आपके एक्सेंट्रिक ग्रेट अंकल, जो यूएफओस पर विश्वास करते थे, वास्तव में एक चीज में सही साबित हो रहे हों। वहाँ वास्तव में कुछ अजीब था, बस यह कहीं और था और कुछ और था। तो क्या बेटिगेन और ब्राउन एक और कॉस्मिक फैंटम का पीछा कर रहे हैं, या फिर प्लैनेट 9 असल में मौजूद है? इसका जवाब तो वक्त ही देगा, और कुछ बेहतरीन टेलीस्कोप्स
एक चीज पक्की है, खोज फिर से शुरू हो गई है और इस बार दांव आसमान छू रहे हैं। अब यह किकर है, अगर प्लैनेट 9 एग्जिस्ट करता है तो यह इतना फेंट और हार्ड टू स्पॉट है कि हमारी मौजूदा तकनीक से इसे ढूंढना बेहद मुश्किल है। यह कुछ वैसा है जैसे एक कॉस्मिक हेस्टैक में एक नीडल ढूंढना। बेटिगन और ब्राउन मानते हैं कि प्लैनेट 9 इतना डिम है कि यह सिर्फ हमारी मौजूदा तकनीक से ही दिखाई देगा, वह भी तब जब वातावरण की परिस्थितियां बिल्कुल परफेक्ट हों, जो साल में कुछ ही बार हो सकता है। तो फिलहाल हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि हमें कहां देखना चाहिए, फिर अपने सबसे बेहतरीन टेलीस्कोप्स को आकाश के उस हिस्से की ओर मोड़ सकते हैं और आशा कर सकते हैं। शुरुआत में मैंने प्लैनेट 9 को ढूंढने की तुलना हिमालय में येटिस खोजने से की थी, बिना यह महसूस किए कि एक हमारे बगीचे में रह रहा था। लेकिन वास्तव में वह तुलना थोड़ी गलत है। अगर हमारे बगीचे में एक येटी है तो वह बहुत ही शर्मीला है और पूरी तरह से कैमो गियर में रहता है, जबकि हमने हिमालय में जो कुछ येटी पाए थे वे बिल्कुल सही जगह पर सही समय पर थे और अपनी पूरी ताकत से योडलिंग कर रहे थे। मुझे यह भी बताना चाहिए कि कुछ और संभावित एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं, जो इन एक्सट्रीम ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स के अनयूजुअल ऑर्बिट्स को समझा सकती हैं। शायद सबसे दिलचस्प विचार यह है कि एक ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम में छुपा हुआ हो सकता है। इससे पहले कि आप सोचें कि पृथ्वी एक जायंट कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर में खींची जाने वाली है, आपको बता दूं कि यह ब्लैक होल एक टाइनी प्रिमोर्डियल ब्लैक होल हो सकता है, जो बिग बैंग के बाद जल्द ही बना हो। यह खास किस्म का ब्लैक होल आपके एवरेज कोलैप्स स्टार टाइप से बहुत छोटा होता है, लगभग एक ग्रेपफ्रूट के आकार का, लेकिन इसका मास पृथ्वी के मास का 5 से 10 गुना हो सकता है। जितना दिलचस्प यह प्लैनेट 9 थ्योरी और ब्लैक होल थ्योरी लगती है, सच कुछ और भी सरल हो सकता है। याद रखें कि लोवेल को प्लैनेट एक्स पर विश्वास दिलाने वाले सबूत एक रेड हेरिंग साबित हुए थे। हो सकता है कि यहाँ भी ऐसा ही कुछ हो। बेटिगन और ब्राउन ने एक्सट्रीम ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स के बहुत छोटे सैंपल साइज पर अपने अजम्पशंस बनाए हैं, जिन्हें हमने अब तक अध्ययन किया है। हम यहाँ अरबों में से कुछ दर्जनों की बात कर रहे हैं और छोटे डेटा सेट से बड़े निष्कर्ष निकालना, प्लैनेट साइज वाले निष्कर्ष, खतरनाक हो सकता है, चाहे वे सतह पर कितने ही कंपेलिंग क्यों न लगे। अंततः विज्ञान में बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होता है जो कंटेंशियस क्लेम करता है, और फिलहाल बेटिगन और ब्राउन अपने थ्योरी को साबित नहीं कर पाए हैं। हालांकि वे मानते हैं कि यह केवल समय की बात है। तो मेरा मतलब है कि हमें बस इस स्पेस को देखना है, लिटरली। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप भविष्य के किसी भी अपडेट को मिस न करें। नीचे कमेंट्स में मुझे अपने विचार बताएं और अधिक कॉस्मिक मिस्ट्रीज और साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिए बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।